नमस्कार, मैं अरविंद। आज भूगोल के तहत आपका चैप्टर दूसरा अध्ययन कराएंगे, जिसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करना है। भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का प्राकृतिक आकार कैसा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारत के भौतिक स्वरूप यानी भारत का जो इस पूरा आकार है, इसको कितने भागों में बांटा गया है या इसके स्वरूप क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र और समुद्र तटीय मैदान, द्वीपीय समूह। तो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि उत्तर का पर्वतीय भाग। तो ये उत्तर का यानी सबसे पहले ऊपर उत्तर पड़ता है, तो उत्तर का पर्वतीय भाग, ये जो पूरा भाग पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर का विशाल मैदान, जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र सतलुज के द्वारा जो बनाई गई मैदान है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार, इस भाग को हम पढ़ेंगे। ये तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 1 पर्वतीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार नंबर 3 पर प्रायद्वीपीय पठार। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र आपका गुजरात और राजस्थान से लेकर ये चौथे नंबर पर मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। और समुद्र तटीय मैदान, जो आपका अरब सागर और प्लस बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के जो तटवर्ती इलाके हैं, ये समुद्र तटीय मैदान है। इसके साथ साथ आपका अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह, जो आपका द्वीपीय समूह के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वीपीय समूह, जिसके बारे में हम पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम आज उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कैसा है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। उत्तर का देखेंगे भाई, हम भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय भाग जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले भाग को देखते हैं, बाकी अन्य भागों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय भाग देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यह आपका यहाँ से इसका विस्तार यहाँ तक पाया जाता है, उत्तर का पर्वतीय मैदान का। ये क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग, इसका जो निर्माण, ये एक उत्तर का पर्वतीय जो भाग है, यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत यानी जो आपका हिमालय पर्वत है, उत्तर के भाग में पाया जाता है, ये नवीनतम पर्वत है। जबकि भारत का सबसे प्राचीन या अवशिष्ट पर्वत आपका अरावली पर्वत माना जाता है, जो राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन हिमालय जो भाग है या पर्वतीय क्षेत्र है, यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है आपका, नवीन मोड़दार पर्वत पाया जाता है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी ये कैसा है, ये एक नवीन मोड़दार पर्वत है या पर्वत श्रृंखला है, जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये नवीन मोड़दार पर्वत बना तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे। इसकी उत्पत्ति यानी ये निर्माण कैसे हुआ। बताया जाता है कि जहां पर आज हिमालय पर्वत है, वहां पर सबसे पहले टैथिस नामक सागर था। धीरे धीरे अनेक प्रकार की क्रियाओं के कारण, धरातल पर अपरदन और अपक्षय के कारण, यह टैथिस नामक सागर धीरे धीरे मलबे से
ढलता चला गया और एक वहाँ पर एक नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण हो गया। तो इस पर्वत का इसकी उत्पत्ति जो हुई है बताया जाता है इधर से एक प्लेट आती है आपकी, एक प्लेट, उधर से दूसरी प्लेट, इधर से आपकी आती है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, इधर से आपकी आती है यूरेशियन प्लेट, तो नवीन मोड़दार पर्वत यानी जो हिमालय पर्वत है ये दो प्लेटों के टकराने से निर्माण हुआ, दो प्लेटों के टकराने से निर्माण हुआ। अब ये दो प्लेटें कौन कौन सी हैं? हमने पहली एक प्लेट बता दी आपको भारतीय प्लेट, और दूसरी प्लेट कौन सी है आपकी यूरेशियन प्लेट। यानी कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में टकराएंगे तो वो क्या करेगा, आपस में इस प्रकार से मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। तो दो पर्वत यानी दो प्लेटें जो हुई, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से यहाँ पर एक बहुत बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, जो नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या पड़ा, हिमालय नाम पड़ा। इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत भी बताए जाते हैं। वो सिद्धांत क्या है आपके, देखिए इसकी उत्पत्ति, हिमालय पर्वत जो नवीन मोड़दार पर्वत है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत क्या है, देखिए सबसे पहले एक आता है आपका कोबर का सिद्धांत। कोबर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था इसकी उत्पत्ति को लेकर के, जिसको हम क्या कहते हैं, भूसन्नति का सिद्धांत भी कहते हैं, भूसन्नति का सिद्धांत। तो कोबर महोदय ने कौन सा सिद्धांत बताया, भूसन्नति का सिद्धांत बताया कि जो हिमालय पर्वत है, कोबर महोदय ने बताया कि जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो भूसन्नति, यानी भू मतलब होता है धरातल, सन्नति मतलब उतार चढ़ाव, यानी धरातल में जो उतार चढ़ाव होता है, यानी दो प्लेटें, एक इधर से प्लेट और इधर से प्लेट टकराने से जो उतार चढ़ाव हुआ, भूसन्नति हुई। इस सिद्धांत से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये कोबर महोदय ने बताया, जिसको क्या कहते हैं, इनके सिद्धांत को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे पहले कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत जो दिया जाता है, कोबर महोदय ने जो ये सिद्धांत बताया भूसन्नत, इसको हम क्या कहते हैं, पर्वतों का, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, पर्वतों का पालना या पालना भी कहते हैं, पर्वतों का पालना कोबर महोदय ने सिद्धांत बताया। लेकिन यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत नहीं रहा। इसके बाद इस सिद्धांत के अंतर्गत एक दूसरा सिद्धांत आया, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका हैरी हैस का सिद्धांत आया, जिसको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत आया। इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, हैरी हैस ने, हैरी हैस महोदय द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, हैरी हैस महोदय द्वारा। ये सिद्धांत प्लेट विवर्तन की कौन कौन सी, जो दो प्लेटें हैं, हमने पहले से ही बता रखा है कि दो प्लेटों के टकराने से हुआ। ये दो प्लेटें जो हैं आपकी, एक प्लेट आपकी है कौन सी, भारतीय प्लेट और दूसरी प्लेट आपकी है यूरेशियन प्लेट, यानी दो प्लेटें, एक प्लेट आपकी हो गई भारतीय प्लेट और दूसरी प्लेट कौन सी हो गई, यूरेशियन प्लेट। जब इन दो प्लेटों के बीच में दो टकराव उत्पन्न हुआ तो एक बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम पड़ गया आपका उत्तर का विशाल विशाल पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण पड़ गया, हैरी हैस। तो हैरी हैस का जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया गया हैरी हैस महोदय के द्वारा, यह सिद्धांत क्या हो गया, सर्वमान्य हो गया। ये मान्य सिद्धांत है। ये कैसा सिद्धांत है आपका, मान्य सिद्धांत है, सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत पर्वतों को लेकर के हैरी हैस महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है।
तो इस प्रकार से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दो सिद्धांत ऐसे हैं जो पर्वतों के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, आगे हम अध्ययन करते हैं हैरी हेस्की महोदय के द्वारा। अच्छा, ये जो पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत, जो उत्तर का यह विशाल मैदान है जिसमें आपका कौन सा आता है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब यह होता है कि जब कोई एक जैसी चोटी कई मतलब विस्तृत आकार में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। लेकिन जब एक पर्वत पाया जाता है उसको हम पर्वत चोटी के नाम से जानते हैं। श्रृंखला का मतलब उसकी कई संख्याएं, कई संख्याओं को हम श्रृंखला कहते हैं। तो ये जो उत्तर का पर्वतीय भाग है जिसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्वेश्चन एक आता है कि इसका निर्माण किस युग में हुआ। तो इसका निर्माण आपका टर्सरी युग में हुआ है, टर्सियरी युग, टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ, तो आप आंसर दे सकते हैं कि इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है, जो लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। जहां पर ये हिमालय पर्वत है, हमने पहले ही बता दिया है, उस जगह पर सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वहां पर टैथिस नामक सागर था। टैथिस नामक सागर, कौन सा सागर था आपका, टैथिस नामक सागर, टैथिस नामक सागर था। तो इस टैथिस नामक सागर में को धीरे धीरे प्लेटों के द्वारा, अपर्दन के द्वारा यहाँ पर टैथिस नामक सागर गायब हो गया और उसके स्थान पर आज एक नई नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जिसको हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं, उसका निर्माण हो गया। इसको हम टैथिस नामक सागर को हम क्या कहते हैं, हिमालय का गर्भगृह कहते हैं, हिमालय का गर्भगृह, यानी यहीं से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। यहीं से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होने के कारण टैथिस नामक सागर को हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है। गर्भगृह या इसका दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जन्म स्थल भी कहते हैं, जन्म स्थल। यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिमालय का जन्म स्थल किसे कहते हैं या हिमालय का जन्म गृह किसे कहा जाता है, तो आप टैथिस नामक सागर को बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, भारत के भौतिक स्वरूप में हमने देखा कि उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी उत्पत्ति 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। वो 2 प्लेटें आपकी कौन कौन सी हैं, एक भारतीय प्लेट है और दूसरी यूरेशियन प्लेट से निर्माण हुआ है। सिद्धांत के अंतर्गत हमने 2 सिद्धांत पढ़े, कोबर का सिद्धांत और हैरी हेस का सिद्धांत। कोबर का सिद्धांत जिसको हम भूसन्नत का सिद्धांत कहते हैं, जो क्या कहलाता है, पर्वतों का पालना भी कहा जाता है, लेकिन यह सिद्धांत मान्य सिद्धांत नहीं था। कुछ समय के बाद प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया जो हैरी हेस महोदय द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि जो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। उत्पत्ति से संबंधित आपने टैथिस नामक सागर के बारे में भी पढ़ा। अब हम एक पढ़ लेते हैं पर्वतीय भाग के बारे में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिमालय पर्वत टर्सरी युग में बना है, जो एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला का भाग है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला। अब देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं, ये देखिए, ये आपका कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर का पर्वतीय भाग में आप इसको हम क्या कह सकते हैं, हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पर्वत श्रृंखला। इसको हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग। इसके आपके कौन से कितने भाग है, 4 भाग है। 4 भाग में कौन कौन सा है, ट्रांस हिमालय, नंबर 2 बृहद हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय,
नंबर 4 आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर 4 भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला को, इस पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, तो ट्रांस, बृहत, लघु और शिवालिक। इससे पहले हम आपको एक थोड़ा सा अध्ययन कराना चाहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, तो हमने सबसे पहले ही बता रखा है कि ये जैसे जो ये वाला हिमालय पर्वत है, ये पूरा 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर में लगभग पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2500 किलोमीटर, यानी यहां से। तो यहां पर एक पर्वत पाया जाता है, यहां से लगा करके यहां तक। तो यहां एक पर्वत पाया जाता है आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत। यहां पर कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत, यानी हिमालय पर्वत। तो यहां पर एक आपका चोटी पाई जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से इसी स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा तक पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये समथिंग 2500 किलोमीटर की एक रेंज में एक श्रृंखला है, यानी हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वो कितनी है? 2500 वर्ग किलोमीटर की एक क्या है? श्रृंखला पाई जाती है। अगर पूछा जाए, नदी पूछा जाए, तो आप कौन सी ये बता सकते हैं? ये यहाँ पर एक सिंधु नदी, कौन सी नदी आपकी? सिंधु नदी। सिंधु नदी से, यानी सिंधु नदी से इसका स्टार्टिंग होती है इस पर्वत श्रृंखला की, और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी यदि आपका पर्वत पूछता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप बता सकते हैं नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा पर्वत तक। अगर नदी की बात करता है तो आप यहाँ पर एक सिंधु नदी है और यहाँ पर कौन सी नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपका हिमालय पर्वत पाया जाता है, जो कितने भागों में है? 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक, जिसकी औसत इस हिमालय जो हिमालय पर्वत है इसकी ये 2500 वर्ग किलोमीटर, 2500 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? लगभग लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करता है, चौड़ाई की बात करता है तो समथिंग इसकी चौड़ाई ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, लेकिन अगर ऊंचाई, जिसमें से सबसे मोस्ट आपका है ऊंचाई पूछा जाता है, ऊंचाई पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका औसत ऊंचाई। क्वेश्चन आता है आपका औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई आपकी 6000 मीटर पाई जाती है, 6000 मीटर, 6000 मीटर। वैसे तो हिमालय पर्वत का सबसे विश्व का हिमालय पर्वत श्रृंखला कह लो या कह दीजिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपका माउंट एवरेस्ट आता है, जो 8848 मीटर पाया जाता है। आज अभी इसकी ऊंचाई क्या है? धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अगर औसत ऊंचाई की बात कर रहा है, औसत ऊंचाई हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई आपकी कितनी है? तो 6000 मीटर आप इसकी बताएंगे। और चौड़ाई की बात कर रहा है अगर चौड़ाई, तो आपको हम चौड़ाई के अंतर्गत बता देते हैं कि जैसे हिमालय, यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा तक, यानी कहने का मतलब है कि हम पूर्व की ओर, यानी हम पूर्व की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो हमारी चौड़ाई में क्या होगी? कमी आएगी। यानी हम क्या कह सकते हैं? इधर चौड़ाई कम है, पूर्व में हम कह सकते हैं कि पूर्व में लगभग आपकी जो चौड़ाई पाई जाती है, चौड़ाई की, तो वो कितनी है? 150 मीटर, 150 मीटर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो लगभग चौड़ाई आपकी हमारी समथिंग 500 मीटर तक देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि उत्तर में हम देखेंगे तो चौड़ाई में सबसे ज़्यादा 500 मीटर तक इसकी
चौड़ाई देखने को मिलती है, सॉरी 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर किलोमीटर कर लेंगे, किलोमीटर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इसकी उत्तर में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है और हम जैसे जैसे पूर्व में जाते हैं इसकी चौड़ाई में कमी आ जाती है, यानी यहाँ पर चौड़ाई आपकी 150 किलोमीटर और यहाँ पर लगभग आपकी 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात हुआ कि हिमालय पर्वत 25,000 वर्ग किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, जो लगभग 7,000 करोड़ वर्ष पुराना है, जो टर्सरी युग में निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है, टर्सरी, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। ठीक, आपने पढ़ा कि इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक और औसत ऊंचाई 6,000 मीटर तक। पूर्व में हम जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे इसकी चौड़ाई में कमी आएगी और जैसे जैसे हम पश्चिम या उत्तर की ओर बढ़ेंगे इसकी चौड़ाई में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस शब्द हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे पहला भाग हम देख लेते हैं, आपका ट्रांस हिमालय। पहला भाग हिमालय पर्वत का पहला भाग आपका आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में इसको हम पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है पार हिमालय। इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं पार हिमालय, या इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, जिसको पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, या फिर ये देखिए ये वाला, इसको ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बती हिमालय, या इसका एक और अन्य नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस पार या टैथिस हिमालय भी कहते हैं। इसको हम टैथिस हिमालय भी कहा जाता है, टैथिस हिमालय। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो ट्रांस हिमालय है, जिसको हम पार हिमालय या तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहते हैं। तिब्बती हिमालय क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, ये तिब्बत से अधिकांश भाग इसका कहाँ पाया जाता है, तिब्बत में, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय इसलिए कहा जाता है, ट्रांस का मतलब होता है पार हिमालय, यानी जैसे कोई चीज़ है, अगर जैसे मान के चलिए ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत, तो इसके पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय भी कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसको 4 भागों में, या इसके 4 नाम है, ट्रांस, पार, तिब्बती या टैथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम क्या है, इस हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय, इसकी जो 4 चोटियां हैं, इसकी मेन 4 पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल।
तो ट्रांस हिमालय की 4 चोटियां, ये सबसे मोस्ट चोटियां हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान तरीके से याद करना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, देखिए काराकोरम नंबर 1 काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो यानी 4 चोटियां हो गई आपकी, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये चारों किसके भाग हैं? आपके ट्रांस हिमालय के भाग हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये चारों का क्रम याद करना है कि सबसे ऊंची चोटी आपकी काराकोरम है, फिर आपके दूसरे नंबर पर लद्दाख आती है, फिर तीसरे नंबर पर जास्कर आती है, फिर पीर पंजाल। काराकोरम इसको हम कैसे कहेंगे? ये होगी काराकोरम, ये होगी आपकी लद्दाख, ये होगी जास्कर, ये कौन सी होगी आपकी? पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये देखिए क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में। इसको हमने आपको बताया कि इसको तिब्बती हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे अधिकांश भाग यहाँ पर ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। ये तिब्बती क्षेत्र होने के कारण इसका अधिकांश भाग क्या पाया जाता है? तिब्बती हिमालय में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, इस हिमालय के विस्तार के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं। इसमें यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश यह हिमालय का वृष्टि यानी वृष्टि का मतलब क्या होता है? यानी ये हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश, ये हिमालय का कौन सा भाग है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, यानी ये पीछे वाला भाग कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस हिमालय की सबसे खास बात ये है कि यह जो हिमालय है 33 जो ट्रांस हिमालय है, इस हिमालय के सबसे जो प्रमुख बात है, यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है, यानी एक भी वनस्पति आपको ट्रांस हिमालय में देखने को नहीं मिलेगी। वनस्पति यानी आपको पेड़ पौधे या छोटे छोटे जो आपको वनस्पतियां नजर आती हैं, वो वनस्पतियों का अभाव यहाँ पर पाया जाता है, ये ट्रांस हिमालय। इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि यहाँ पर वर्षा का न होना या सबसे अधिक ऊंचाई क्षेत्र पर स्थित होना, इस कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। जिस कारण इस ट्रांस हिमालय को हम इस वनस्पतियों के अभाव के कारण इस हिमालय को हम एक नाम और दे सकते हैं, जिसको हम इसको क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल यानी जैसे आपने देखा कि मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल यानी मरी हुई जमीन, यहाँ पर जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा वनस्पति जीव जंतु कुछ भी उत्पन्न ना हो या नजर ना आए, उसको हम क्या कहते हैं? मरी हुई जमीन या मरुस्थल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर तापमान कम होते हैं और दबाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण सदैव यहाँ पर ठंडक होती रहती है, हमेशा बर्फबारी होती रहती है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बती हिमालय, 33 हिमालय या शीत मरुस्थल या वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है, वो कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब यहाँ पर हम आपको एक एक चोटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी चोटी कौन सी है? काराकोरम। तो यहाँ पर एक पहली चोटी कौन सी है आपकी? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ये किस हिमालय की चोट है? ये ट्रांस हिमालय की भाग है। तो काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी 4 चोटियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। रफ करने के बाद आपको एक एक चोटी के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। तो ट्रांस हिमालय के ये सब नाम याद हो गए। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तो इसकी 4 चोटियां हैं। इसकी ट्रांस हिमालय की कितनी चोटियां हो गई आपकी? 4 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं आपकी? 4 श्रेणियां हैं। ठीक, वो कौन कौन सी हैं?
आपने देखा, एक है आपकी काराकोरम, काराकोरम, दूसरी है आपकी लद्दाख, तीसरी है आपकी जास्कर, चौथी है आपकी पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो सबसे पहले जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये वाली चोटी हम पढ़ लेते हैं, काराकोरम। तो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी यानी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, आप बताएंगे श्रेणी कौन सी है, तो काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी देखिए क्या है, ये वाली जो आपकी श्रेणी पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी कहते हैं। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, काराकोरम श्रेणी है क्या, इसके बारे में क्या है। तो काराकोरम श्रेणी क्या है, ये पाई कहाँ जाती है, पामीर की गांठ के नाम से जानी जाती है। पामीर की गांठ, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ के नाम से भी जानी जाती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, संसार की छत कहते हैं इसको, पामीर की गांठ, या इसको हम क्या कह सकते हैं, संसार की छत, संसार की छत भी कहते हैं, संसार की छत। तो यानी काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ के पास पाई जाती है। ये आपका पामीर की यानी ये इधर से एक पर्वत श्रृंखला है, एक चीन तिब्बत से पर्वत श्रृंखला और एक हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये तीनों पर्वत श्रृंखला जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर आपकी कौन सी पर्वत बन जाती है, आपकी पामीर की गांठ बन जाती है, पामीर की गांठ, गांठ या रूप ऑफ दी वर्ल्ड, पामीर की गांठ या जिसको हम क्या कहते हैं, रूप ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं। इधर से आपका एक एशिया की तरफ से आने वाला, यूरोप की तरफ से कुनलुन पर्वत है, फिर इधर से हिंदुकुश पर्वत है और हिमालय पर्वत है। इन तीनों पर्वतों के टकराने से क्या होता है, पामीर गांठ का निर्माण हो जाता है, जिसको रूप ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं। तो काराकोरम श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो पामीर की गांठ में स्थित है, जो तिब्बती क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ देखिए क्या है, ये जो काराकोरम श्रेणी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसे हम एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगर ऑप्शन में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी का नाम दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि एशिया की रीढ़ की हड्डी किस श्रेणी को कहा जाता है, तो आप बेहिचक आंसर दे सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के बीच में है। ये श्रेणी कहाँ पर स्थित है, एक नदी यहाँ पर बहती है इसी के पास में, ये जैसे मान के चलिए ये काराकोरम श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, काराकोरम। तो ये सिंधु और ये कौन सी नदी आपकी, सिंधु नदी और इसी की एक सहायक नदी है श्योक नदी, श्योक नदी, यानी कहने का तात्पर्य है सिंधु और उसकी सहायक नदी क्या है, काराकोरम श्रेणी क्या पाई जाती है, सिंधु व उसकी सहायक नदी जिसका नाम है आपका श्योक नदी, यानी इन्हीं के बीच से ये नदी ये इस क्षेत्र में पाया जाता है। कि कहने का तात्पर्य है कि सिंधु यानी सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच में ये काराकोरम श्रेणी स्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं, विभाजक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। कि सिंधु नदी और श्योक नदी को कौन सा डिवाइड करता है, तो आपका काराकोरम श्रेणी डिवाइड करती है। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आपका आता है, यानी इसको हमने एशिया की रीढ़ की हड्डी भी बताया। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप भारत की सबसे ऊंची चोटी देखिए, अगर विश्व की ऊंची चोटी पूछता है तो आप नेपाल की बताएंगे, माउंट एवरेस्ट, जो 8,848
मीटर तक है। लेकिन अगर भारत की पूछता है, सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर पाई जाती है, तो काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। उस चोटी का नाम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, गाडविन आस्टीन। इसको क्या कहते हैं, गाडविन आस्टीन कहते हैं, गाडविन आस्टीन। तो ये गाडविन आस्टीन किस श्रेणी में स्थित है, तो आप बताएंगे काराकोरम श्रेणी में स्थित है। गाडविन आस्टीन का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम या अन्य नाम, इसको हम क्या कहते हैं, K2 भी कहते हैं। कहीं कभी K2 नाम से भी मिलता है, गाडविन आस्टीन या K2 नाम से भी जाना जाता है। इसको गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है, गौरी नंदा पर्वत, गौरी नंदा पर्वत नाम से भी जाना जाता है। जिसमें से आपका दो नाम सबसे देखने को मिलते हैं, एक तो गाडविन या K2, गाडविन या K2, गाडविन या K2 नाम से जाना जाता है। जिसकी ऊंचाई 8,600, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर है। जो आपका सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, भारत की सबसे ऊंची चोटी। यदि विश्व की पूछता है तो आप किसको बताएंगे, माउंट एवरेस्ट को बताएंगे। लेकिन अगर भारत की पूछता है तो आप गाडविन आस्टीन बताएंगे, जिसको K2 या नंदा, गौरी नंदा के नाम से पुकारा जाता है। जो ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर। लेकिन आज वर्तमान में ये पीओके के क्षेत्र में है, जिसको पीओके के क्षेत्र में गाडविन आस्टीन जो चोटी है वर्तमान में है किसके, वर्तमान में यहाँ पर अधिकार किसका है, पीओके का है। पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र में इसका अधिकार है। इसलिए पाकिस्तान के लोग इसे चागोरी शाहगौरी भी कहते हैं। पाकिस्तान के लोग इसको पाकिस्तान के नाम के लोग इसको चागौरी या शाहगौरी नाम से भी पुकारते हैं, चागौरी शाहगौरी नाम से भी पुकारते हैं। यदि K2 या गाडविन आस्टीन को नाम पाकिस्तान के चागौरी शाहगौरी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आज हमने आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया। तो ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जिसमें से हमने काराकोरम के बारे में पढ़ा, जिसको एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, महान हिमालय। थैंक यू।